learning best practices. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीरास की फंक्शनल एपीआई। अभी तक हमने जो देखा था कीरास की सीक्वेंशियल एपीआई देखी थी, जिसमें आपके मॉडल्स जस्ट इन अ सीक्वेंस डेवलप किए जाते थे। एक लीनियर मॉडल होता था, आपके पास एक लेयर होती थी, उसके बाद दूसरी लेयर होती थी, उसके बाद तीसरी लेयर होती थी। ये सीक्वेंस में लगे हुए होते थे लेयर्स। ये सीक्वेंशियल एपीआई थी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपके मॉडल्स लाइक अ ग्राफ हो। ग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स। ये नोड्स हैं और ये किसी भी सीक्वेंस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है आपके मॉडल का। ठीक है, और ये सिर्फ पॉसिबल है फंक्शनल एपीआई के थ्रू। अगर आप सीक्वेंशियल एपीआई से इस तरह के मॉडल्स बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे कीरास में कॉल बैक्स पढ़ेंगे। हम कॉल बैक्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हमारा मॉडल जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आ जाती है, तो हमें पता चल जाए, हमें बात औक़ात इस तरीके से चाह रहे होते हैं कि जैसी मेरी एक्यूरेसी बढ़ी मुझे पता चल जाए, मैं अपना मॉडल सेव कर दूं। और जैसे ही मुझे लगे कि मेरी एक्यूरेसी अब बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गई है, वहाँ पे मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप कर दूं। तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं कुछ कोड लिखूंगा जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब मॉडल में ये इवेंट्स होंगे। एक्यूरेसी गिर गई, एक्यूरेसी बढ़ गई अचानक से। ठीक है, एक्यूरेसी गिरना शुरू हुई, लर्निंग रेट चेंज करके देखें। तो इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा हम कुछ और टेक्निक्स पढ़ेंगे। हम देखेंगे मॉडल्स को कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, रेजिडुअल कनेक्शंस क्या होते हैं, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और मॉडल इन सैम्पलिंग क्या होती है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो सीक्वेंशियल एपीआई क्या होती है? Sequential API makes the assumption that network has exactly one input and exactly one output, and it consists of a linear stack of layers. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में सीक्वेंस में लेयर्स लगे होते हैं सीक्वेंशियल एपीआई में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये हमारे काम नहीं हो सकता इस तरीके से। बाज़ मॉडल्स आपको ऐसे बनाने होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। खास तौर पर बाज़ जगहों पे आपको मल्टीपल तरह का डेटा चाहिए होता है। आप ऐसी प्रेडिक्शन करना चाह रहे हो जहाँ पे मल्टीपल तरह के इनपुट्स हैं, टेक्स्ट भी है, इमेज भी इनपुट आ रहा है, नंबर भी इनपुट आ रहा है, और मल्टीपल तरह के आउटपुट्स आ रहे हो। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट भी आउटपुट हो रहा हो, नंबर भी आउटपुट हो रहा हो। तो जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हो सके, मल्टीपल आउटपुट्स हो सकें, तो वहाँ पे सीक्वेंशियल एपीआई काम नहीं कर सकती। वहाँ पर हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीक्वेंशियल एपीआई थी, तरतीब से लेयर्स लगी हुई हैं। फंक्शनल एपीआई में हो सकता है मल्टी मॉडल इनपुट हो। फॉर एग्जांपल, आपका डेटा मल्टीपल जगहों से मल्टीपल फॉर्मेट में आ रहा हो। आपके पास इनपुट टेक्स्ट में भी हो, इनपुट इमेजेस में भी हो। मिसाल के तौर पर एक आप जो है पीस ऑफ क्लोथ की प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, आपके पास यूजर की तरफ से डेटा आ रहा है, ब्रांड आ रहा है कि ये कौन से ब्रांड की इमेज है, कौन से ब्रांड की क्लोथ है, उसकी एज क्या है बंदे की जो पहनेगा ये। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ रही हो और ब्रांड की पिक्चर आ रही हो, तो आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे? यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट भी है, पिक्चर भी है, नंबर में एज आ रहा है, आइटम का ब्रांड आ रहा है, ये कैटेगोरिकल डेटा है, तो कई तरह का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन इज नॉट इजी। अगर आपके पास सिर्फ मेटा डेटा होता जिसमें ब्रांड आ रहा होता, तो आप जो है वन हॉट इनकोड कर देते और डांस के थ्रू
प्रिडिक्शन कर देते, अगर सिर्फ टेक्स्ट होता आप RNN इस्तेमाल कर देते, अगर सिर्फ पिक्चर होता आप CNN इस्तेमाल कर देते। लेकिन यहाँ पे तो सारा डेटा आ रहा है, इतने सारे डेटा को एक साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप 3 अलग मॉडल्स बनाएं, एक टेक्स्ट के लिए बना लें, एक इमेज के लिए बना लें, एक नंबर्स के लिए बना लें। लेकिन ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग प्रिडिक्शन कर रहे हो ना। आपके पास तो ऐसा होना चाहिए कि ज्वाइंट लर्निंग हो, यानी सिर्फ ऐसा ना हो कि एक फीचर की बेस पे एक मॉडल लर्न हो रहा हो, बल्कि तमाम फीचर्स की बेस पे एक सिंगल मॉडल हो जो तमाम फीचर्स की बेस पे लर्न कर रहा हो। तो ऐसा मॉडल चाहिए, तो हम जो है ये फंक्शनल एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि डेंस मॉड्यूल हो, जो मेटा डेटा के लिए हो, RNN मॉड्यूल हो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, कॉन्सनेट मॉड्यूल हो पिक्चर, और इन सब को मिला के प्रेडिक्शन हो रही हो। ठीक है, तो हमें ऐसा मॉडल चाहिए। तो क्या हम बना सकते हैं ऐसा मॉडल? नहीं, ये GNN नहीं है, GNN अलग चीज है। ठीक है, मल्टी मॉडल आउटपुट, मिसाल के तौर पर एक नॉवेल है, उसके टेक्स्ट की बेस पे, नॉवेल में एक स्टोरी पढ़ी आपने, उसको पढ़ के आप बता सको कि ये नॉवेल जो है कब लिखा गया, किस तारीख को लिखा गया, और ये किस तरह का नॉवेल है, ये बता सकता है बंदा पढ़ के, कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब लिखा गया होगा और ये किस तरह का है, ये फिक्शन है, ये हिस्ट्री है, या ये थ्रिलर है, या ये रोमांटिक नॉवेल है, ये हम चीज़ें बता सकते हैं। तो क्या हम अलग अलग मॉडल बनाएं इसके लिए प्रेडिक्शन के लिए, या एक ही मॉडल के थ्रू प्रेडिक्शन कर सकते हैं? तो या तो हम एक ही मॉडल बनाएं, तो हाँ, ये एक ही मॉडल जो है हम नॉर्मली नहीं बना सकते सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू, हमें जो है फंक्शनल एपीआई यूज करना पड़ेगा। जॉइंट मॉडल बनाना चाहिए जो कि जिसके 2 आउटपुट्स निकल रहे हो, 2 हेड्स हो, क्योंकि डेट अगर पता चल जाए तो डेट से आप नॉवेल का जेनरे बता सकते हो कि नॉवेल किस तरीके का है। इनके बीच में कोरिलेशन है, नॉवेल का जेनरे पता चल जाए तो हम डेट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल ऐसा बनना चाहिए जो कि टेक्स्ट इनपुट ले और 2 चीजें प्रेडिक्ट करे, मॉडल का जेनरे और डेट। इसके अलावा हमारे पास नॉन लीनियर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स भी होते हैं। बहुत सारे रिसेंटली डेवलप्ड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स नॉन लीनियर है। जैसे आपके पास, हमने VGG मॉडल तो पढ़ा था, डेट और जनरे के बीच में कोरिलेशन हो सकता है। ठीक है तलाल, बहुत डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जैसे बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि डेट और जनरे के नॉवेल किस तरीके का है, किस जमाने में जो है किस तरीके के नॉवेल लिखे जाते थे। ठीक है, हिस्ट्री कब ज्यादा लिखी जाती थी, कौन सा जमाना ऐसा था। तो ये एक तरह का कोरिलेशन तो है। अब इंसेप्शन जो है एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जैसे इंसेप्शन हो गया। हाँ, ये सबकी प्रोडिक्शन के लिए एक ही होगा जिसमें तमाम आउटपुट्स निकल रहे होंगे, डेट भी आ रही होगी और जनरे भी आ रही होगी। अब बाज नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जैसे इंसेप्शन है, इसमें कई पैरेलल कन्वोल्यूशनल ब्रांचेस होती हैं। हाँ, अगर कोरिलेशन ना हो तो अलग अलग कर सकते हैं हम। नहीं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और नैरो इंटेलिजेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका वजाहत। ये है तो
आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ही है ये, जनरल तो नहीं है कि सब कुछ बता सकता हो, इतना जनरिक तो नहीं होगा ये। तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होगा, जी हाँ बिल्कुल। कहीं पे मल्टीपल इनपुट्स हो रहे होंगे, कहीं पे मल्टीपल आउटपुट्स हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा नॉन लीनियर आर्किटेक्चर है, यहाँ से एक इनपुट निकल रहा है जो 4 जगहों पे जा रहा है। ये कॉन्वोल्यूशन 2D अप्लाई हुआ और डायरेक्ट चला गया आउटपुट पे। कॉन्वोल्यूशन 2D और 2D 2 बार अप्लाई हुआ, डिफरेंट साइजेस के कॉन्वोल्यूशन लग रहे हैं। ये इंसेप्शन में इस तरीके से होता है, फिर डिफरेंट साइज के कॉन्वोल्यूशन लग रहे हैं, फिर 3 कॉन्वोल्यूशन की लेयर लगे और ये सारे फिर मर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह का आर्किटेक्चर भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ प्रेडिक्शन से वजह ये ताल्लुक नहीं है कि ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है या नैरो इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है बहुत सारे ऐसे काम जिसमें अगर जो है आप विद इन दी थॉट ऑफ अ मिनट अगर आप जवाब दे रहे हैं, ये तो ये नेचुरल नैरो इंटेलिजेंस में आ जाता है। और जनरल इंटेलिजेंस में जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा हो, जिसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ रही हो इंटरनली दिमाग में, जो 1 सेकंड के अंदर जवाब नहीं आ रहा या फ्यू सेकंड्स के अंदर जवाब नहीं आ रहा, वो जनरल इंटेलिजेंस में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूरल नेटवर्क हो जिसमें मुख्तलिफ पैरेलल ब्रांचेस निकल रही हो जो आगे जाके जुड़ रही हो, इस तरह का न्यूरल नेटवर्क बनाना ये फंक्शनल एपीआई से ही पॉसिबल है। ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। रेजिडुअल कनेक्शंस। हाँ, या तो आप फंक्शनल यूज करोगे सलाउद्दीन या सीक्वेंशियल एपीआई यूज करोगे, यही दो हैं बस, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर रहे होगे। सीक्वेंशियल जो है सिंपल कामों के लिए, फंक्शनल एपीआई जरा कॉम्प्लेक्स किस्म के कामों के लिए। अब बाज जो मॉडल्स हैं जैसे रेजिडुअल नेटवर्क, रेस नेटवर्क, रेसनेट जो है एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, प्री ट्रेन्ड मॉडल है रेसनेट। इसमें रेजिडुअल कनेक्शंस होते हैं। मॉडल सब क्लासिंग अलग चीज है, मॉडल को आप जो है थोड़ा सा एनहांस करके डिफरेंट आर्किटेक्चर लेकर आना चाह रहे हो। मॉडल सब क्लासिंग का मतलब है मॉडल को एनहांस कर रहे हो, आप एक बने हुए मॉडल को लेके एनहांस कर रहे हो इनहेरिटेंस के थ्रू, वो तो इनहेरिटेंस है। तो रेजिडुअल नेटवर्क में हम क्या करते हैं कि एक लेयर का डेटा अपने से आगे 2 लेयर आगे 3 लेयर आगे के लेयर के साथ जाके कनेक्ट हो जाए, तो ये रेजिडुअल कनेक्शन कहलाता है। तो मिसाल के तौर पर ये है, ये लेयर जो है अपने से 2 लेयर आगे जाके कनेक्ट हो गई, तो ये रेजिडुअल नेटवर्क, रेजिडुअल कनेक्शंस कहलाता है। और ये रेसनेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रेसनेट जो है एक प्री ट्रेन्ड न्यूरल नेटवर्क है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये लेयर अपने से आगे 2 लेयर आगे जाके कनेक्ट हो रही है, ये रेसनेट में ऐसा होता है, या रेजिडुअल कनेक्शन। अब इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना इनोवेशन है ना ये, मतलब कई तरह से आप जो है नेटवर्क बना सकते हो। एक लेयर को किसी आगे की लेयर से कनेक्ट करके चेक करो परफॉर्मेंस बढ़ जाए, अच्छी हो जाए। एक लेयर को जो है अपने से 3 लेयर आगे से कनेक्ट करके देखो, एक लेयर से कई ब्रांचेस निकाल के देखो। ये सारी इनोवेशन है जो आप लोग भी कर रहे होगे जब नए नए मॉडल्स बना रहे होगे। तो इस तरह की इनोवेशन करने के लिए आपको फंक्शनल एपीआई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
सो द नीड फॉर फंक्शनल एपीआई, तो हमें फंक्शनल एपीआई की जरूरत है, हमने पढ़ लिया। मल्टीपल इनपुट मॉडल्स हो, मल्टीपल आउटपुट मॉडल्स हो, या ग्राफ लाइक मॉडल्स हो, यहाँ पे हमें फंक्शनल एपीआई की जरूरत पड़ेगी। जरा फंक्शनल एपीआई को हम देख लेते हैं कैसे काम होता है। तो फंक्शनल एपीआई को फंक्शनल एपीआई इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो लेयर्स होती हैं एज अ फंक्शंस काम कर रही होती है। हमने एक यहाँ पर इनपुट लेयर बनाई और एक डेंस की लेयर बनाई। जी, मल्टीपल लेयर से कनेक्ट है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, एक लेयर मल्टीपल लेयर से कनेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या करा, डेंस को कनेक्ट कर दिया इनपुट के साथ। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से कनेक्ट किया, डेंस को ऐसा फंक्शन कॉल किया और इसको इनपुट टेंसर पास कर दिया, तो डेंस और इनपुट कनेक्ट हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां से इतना जो कोड है ये नॉर्मल कोड है जो हम सीक्वेंशियल एपीआई से लिखते आए हैं। सीक्वेंशियल बनाया, उसके अंदर डेंस लेयर्स डाल दी 3, और नीचे वाला काम जो है फंक्शनल एपीआई के थ्रू हो रहा है। इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर जो है उसमें शेप दे दिया आपने, फिर एक डेंस बनाया, और डेंस के बनाते के साथ ही ये जो इनपुट बनाया हुआ था ये डेंस को पास कर दिया, तो ये इनपुट डेंस से कनेक्ट हो गया। फिर ये जो एक्स बनाया डेंस, इस डेंस को किसी दूसरे डेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, और फाइनली इस वाले डेंस को आखिरी वाले डेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये इनपुट और आउटपुट आपने एक साथ पास कर दिया, तो ये मॉडल तैयार हो जाएगा। मॉडल खुद ही बता देगा कि इनपुट से लेके आउटपुट तक का जो रास्ता बनेगा वो मॉडल खुद ही समझ जाएगा और पूरा मॉडल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फंक्शनल एपीआई को इस्तेमाल करते हुए एक मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जहां पे आपको जो चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, थोड़ी सी मैजिकल सी लग रही होगी, मॉडल मॉडल को आपने इनपुट दिया और आउटपुट दिया खाली, और वो खुद ही कनेक्शन बना लेगा कि इनपुट किससे कनेक्टेड है, फिर वो वाली लेयर किससे कनेक्टेड है, वो वाली लेयर किससे कनेक्टेड है, ये पूरा ट्रेस जो है वो खुद ही तैयार कर लेगा। एवरी लेयर इन्वॉल्व इन गोइंग फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट टेंसर, वो खुद ही जो है ट्रेस आउट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शनल एपीआई बना सकते हैं। बाकी काम वैसे ही है, मॉडल को कंपाइल करना, ट्रेन करना, ये वैसे ही होगा। मॉडल डॉट कंपाइल किया, ऑप्टिमाइजर बता दिया, लॉस बता दिया, ठीक है, और फिट कॉल कर दिया हमने, ये काम वैसे ही हो रहा है। ठीक है जनाब, मल्टी इनपुट मॉडल्स देख लेते हैं हम। एक टिपिकल क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल के अंदर 2 इनपुट्स होते हैं, क्वेश्चन होता है और नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन होता है, और टेक्स्ट स्निपेट होता है, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू बी यूज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, उसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, रेलिवेंट टेक्स्ट, जिसकी बेस में आंसर दिया जा रहा होता है। मॉडल जो है उसके हिसाब से एक जवाब तैयार करता है, एक आंसर तैयार करता है सॉफ्टमैक्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये मल्टी इनपुट मॉडल है जिसमें क्वेश्चन है, नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन है, और टेक्स्ट स्निपेट है, न्यूज आर्टिकल है। ठीक है, रेफरेंस टेक्स्ट है और क्वेश्चन है। इन दोनों की बेस के ऊपर आपने जो है डेंस के थ्रू प्रेडिक्शन करनी है कि इसके क्या जवाब है। एमसीक्यूज जवाब होंगे, उसमें से कोई एक जवाब उठाना है।
तो 2 LSTM हमें चाहिए और उसकी बेस पे हमने जो है फाइनल आंसर देना। इनपुट क्या है? इनपुट जो है 2 टेक्स्ट जा रहे होंगे, वन हॉट इनकोडेड या एम्बेडिंग के साथ। तो हमने जो है एक मॉडल बनाना होगा LSTM का, जिसमें रेफरेंस टेक्स्ट जा रहा होगा और एक क्वेश्चन जा रहा होगा। रेफरेंस टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन का अलग मॉडल होगा। फिर ये दोनों कंकैटिनेट होंगे और आंसर जनरेट होगा। तो ये कोड है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वोकैबुलरी का साइज है हमारे पास 10,000, क्वेश्चन की वोकैबुलरी का साइज है 10,000, आंसर वोकैबुलरी का साइज है 5,000। ठीक है, पहले टेक्स्ट इनपुट का हमने इनपुट लेयर बनाई, एम्बेडिंग की लेयर बनाई और उसको कनेक्ट कर दिया इनपुट लेयर से। LSTM की लेयर बनाई, उसको एम्बेडिंग की लेयर से कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन इनपुट की लेयर बनाई हमने, एम्बेडिंग की लेयर बनाई, LSTM की लेयर बनाई। भाई ये तो पहले का हमने काम किया, ये पहला काम रेफरेंस टेक्स्ट के लिए किया और दूसरा काम क्वेश्चन टेक्स्ट के लिए किया। ठीक है, 2 नेटवर्क तैयार हो गए। इन दोनों को कंकैटिनेट किया, लेयर्स डॉट कंकैटिनेट करके एक लिस्ट बनाई हमने, दोनों को कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, अब जब ये दोनों कंकैटिनेट हो गए तो ये एक नई तरह की लेयर है ना, ये कंकैटिनेटेड के नाम से एक लेयर बन गई। अब इसके साथ जो है अब आंसर का डांस लगा दो। अच्छा, एक्सेस इज इक्वल टू -1 का मतलब देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो है वो खुद ही डिटरमिन कर लेगा कि किस एक्सेस पे कंकैटिनेट करना चाहिए। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर लिएगा एक्सेस इज इक्वल टू -1 जब पैरामीटर दिया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो इस कंकैटिनेट तो इस कंकैटिनेटेड लेयर को हमने जो है डांस के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मॉडल बनाया हमने, मॉडल में 2 इनपुट जा रहे होंगे, इनपुट लेयर जा रही होंगी, टेक्स्ट इनपुट और क्वेश्चन इनपुट, और उसकी बेस के ऊपर आंसर आ रहा होगा। ठीक है जनाब, ऑप्टिमाइजर सेट किया, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस सेट किया, मैट्रिक्स एक्यूरेसी दे दिया। इस तरीके से हमने जो है फंक्शनल एपीआई पे काम किया। ठीक है, बाकी काम वैसे ही होगा इसका। टेक्स्ट जनरेट किया आपने, रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया, फंक्शनल एपीआई तो एक ही है, उसके थ्रू 2 मॉडल्स बनाए, उनको कंकैटिनेट किया, दो मॉडल तैयार किए ना एक तरीके से। मॉडल डॉट मॉडल वाली लाइन समझ में नहीं आई, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। यहाँ पे देखें आपने जो है दो लेयर्स हैं, टेक्स्ट इनपुट और क्वेश्चन इनपुट। ठीक है, 2 इनपुट लेयर्स हैं तो आपको दोनों बतानी पड़ेंगी। और ये आउटपुट लेयर है, ये आपने बताई है। ये इनपुट लेयर बताई है आपने, मॉडल को 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी ना, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर बता दी और आउटपुट लेयर बता दी। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट जनरेट कराया हमने, रैंडम क्वेश्चन जनरेट कराया, रैंडम आंसर्स जनरेट कराए और उस पर ट्रेनिंग करा दी हमने। ठीक है, इसको अभी हम चला के भी देखेंगे इंशाल्लाह। जरा इसको कंप्लीट कर लें।
फिर हम चला के भी देखते हैं। A simple example is a network that attempts to simulate to simultaneously predict different properties of the data. जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट को लेके आप जो है प्रेडिक्शन करना चाहो एज, जेंडर और इनकम लेवल, ये मल्टीपल आउटपुट मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। यानी एक इनपुट आ रहा है, उसकी बेस पे टेक्स्ट की बेस पे प्रेडिक्शन कर रहा हो, ये लिखने वाला बंदा जो है उसका जेंडर क्या है, उसकी इनकम लेवल क्या है, उसकी एज क्या है, ये चीज़ें हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट डेटा है, तो हम जो है इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन 1D अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने जो है इनपुट लेयर लगाई, उसके ऊपर एम्बेडिंग लगाई, एम्बेडिंग को हमने जो है इनपुट लेयर पास कर दी, तो वहां पे हम सीक्वेंशियल के अंदर ऐड कर रहे होते थे। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, जो पिछली लेयर है वो एज एन आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो ये एक्स जो है इधर कनेक्ट हो गया, ये एक्स इससे कनेक्ट हो गया, ये एक्स इससे कनेक्ट हो गया। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा दी हमने, बहुत सारी मैक्स पुलिंग की लेयर लगा दी, डेंस लगा दी, ठीक है। अब आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारे मल्टीपल आ रहे हैं। एज प्रेडिक्शन के लिए जो है आखिरी लेयर जो है उसके साथ एक डेंस लगा के एज प्रेडिक्शन करा सकते हो, एक डेंस लगा के इनकम प्रेडिक्शन करा सकते हो, एक डेंस लगा के जेंडर प्रेडिक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल डेंस लगा दोगे लास्ट लेयर के साथ, तो मल्टीपल चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आपने इनपुट पास किया और मल्टीपल आउटपुट्स पास कर दिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मल्टीपल आउटपुट्स हैं और ये सिंगल इनपुट है, ठीक है। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोबल मैक्स पूलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इनपुट आ रहा है और उसकी बेस पे कई आउटपुट आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मसला आएगी, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो लॉस फंक्शन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जेंडर की प्रेडिक्शन कर रहे हो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, वहां पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा। एज की प्रेडिक्शन कर रहे हो वो रेग्रेशन है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रेडिक्शंस हो रही हैं, कहीं पे जो है क्लासिफिकेशन हो रही है, कहीं पे रेग्रेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट तरीके का हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नमाज का टाइम हो गया, अजान हो जाए फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो मॉडल है इसमें कई आउटपुट निकल रहे हैं और हर आउटपुट के लिए डिफरेंट तरह की मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम अप्लाई हो रही है। कहीं पे जो है क्लासिफिकेशन लग रही है, वो भी बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकती है, कहीं पे रिग्रेशन हो सकती है। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो तो एक सिंगल वैल्यू पे काम करेगा, तो आपके सारे लॉसेस को कंबाइन करना पड़ेगा, या तो उनको ऐड कर लो, ठीक है, सम कर लो। तो कंपाइल करते हुए आप तमाम लॉसेस स्पेसिफाई करोगे जो कि सम हो जाएंगे। तो लॉस इज इक्वल टू एज जो है वो MSE, इनकम जो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जेंडर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये एज क्या है, ये आपकी जो यहाँ पे एज प्रेडिक्शन है, ठीक है, इनकम प्रेडिक्शन है, जेंडर प्रेडिक्शन है, आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। या तो आप एक लिस्ट दे दो या एक डिक्शनरी दे दो, दोनों चीजें कर सकते हो आप। दूसरा तरीका यह है, प्रॉब्लम यह है कि रेग्रेशन जो है उसकी वैल्यू बड़ी होगी। मीन स्क्वायर एरर जो है अगर आप ले रहे हो तो ये वैल्यू बड़ी होगी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी छोटा होगा। तो कोई वैल्यू छोटी है, कोई वैल्यू बड़ी है, हर वैल्यू बराबर तो नहीं है ना कि आप सिंपल ऐड कर दो। तो आप इनको वेटेज दे सकते हो, इसको इतना वेट देना है, इसको इतना वेट देना है, इसको इतना वेट देना है, तो आप वेटेज भी दे सकते हो। डिफरेंट स्केल्स में हो सकते हैं लॉसेस, तो उनको वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को 0.25 दे दिया, एज को 0.25 दे दिया, इनकम को 1 दे दिया, जेंडर को 10.0 दे दिया, तो डिफरेंट वैल्यूज आप एज एन स्केल दे सकते हो, ठीक है। और फिर मॉडल को फिट करा दिया आपने, फिट कराते हुए आप एक्स दोगे जो टेक्स्ट है, और वाई में आप जो है तमाम चीज़ें दोगे। तो इस तरीके से आप एक टेक्स्ट की बेस पे 3-4 चीज़ों की प्रेडिक्शन कर रहे हो।